हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स हैं 11 नवंबर के। आप उनको डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की हो, यूपीसीएस की हो, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको जरूर से जरूर कवर कीजिएगा। गाइस, बताना चाहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, यानी कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए उत्तराखंड में जो वैकेंसी निकली है, बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है। तो आप इसका फुल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फारो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो या पटवारी लेखपाल का एग्जाम हो, इसकी तैयारी चल रही है, आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, ये प्राइम बैच चल रहा है सबसे ज़्यादा। एक तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आर सचिवालय का, और एक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का बैच। दोनों बैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो इंडियन नेवी जो है वो भी सेलिब्रेट कर रही है 75 साल को। भारत की आज़ादी के जो 75 साल हो गए हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट में अगर हम देखें तो इंडियन नेवी 75 ईयर्स जो है इंडिया की इंडिपेंडेंस का, उसको सेलिब्रेट कर रही है। और इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं वो हर कॉन्टिनेंट में गई हैं, अंटार्कटिका को छोड़कर। तो अंटार्कटिका को छोड़कर हमारी इंडिया की जो नेवी शिप्स हैं, वो सभी जितने भी बाकी बचे हुए कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें गई हैं, और वहाँ पे जाके हमारे शिप्स ने परफॉर्मेंस दी है। तो अगर हम देखें कॉन्टिनेंट, अगर हम देखें तो एशिया में, अगर हम देखें तो एशिया के अंदर मस्कट गए हैं हम, ओमान में। वहाँ पे INS शिप गया है, यानी कि इंडियन नेवी शिप गया है चेन्नई और बेतवा। और सिंगापुर में गया है सरयू। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देखें तो हम गए हैं केनिया में, गए हैं वहाँ पे मोम्बासा में, और त्रिकंड जो है वहाँ पर शिप गया है। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में गए हैं, और सुमेधा जो है शिप गया है वहाँ पे। नॉर्थ अमेरिका में USA के अंदर गए हैं सैन डिएगो में, सतपुरा वहाँ पे शिप है। साउथ अमेरिका में रियो में गए हैं, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, वहाँ पे तरकश है। और यूरोप में गए हैं लंदन में, वहाँ पे तरंगिनी है। नेक्स्ट आता है इसराइल और लेबनान के बीच में ऐतिहासिक डील हुई है। देखिए बहुत ही हिस्टोरिक डील है। अगर हम देखेंगे इसराइल और लेबनान जो हैं, दोनों एक दूसरे से दुश्मन देश हैं, वॉर टॉर्न कंट्रीज़ हैं। दोनों के बीच में हमेशा युद्ध रहता है, इसराइल और लेबनान के बीच में। और उनके बीच में अगर बातचीत होती है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। एम्ड एट रिजॉल्विंग अ लॉन्ग रनिंग मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट। बहुत लंबे समय से एक मैरीटाइम यानी समुद्र को लेके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है मेडिटेरेनियन पानी पे, यानी कि मेडिटेरेनियन सी वहाँ पे लगता है। इसराइल एंड लेबनान डू नॉट हैव ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो जो इसराइल है, लेबनान है, उनका अपना ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। एंड द टू कंट्रीज़ रिमेन टेक्निकली एट वॉर। और जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो किस पर रहेंगे, वो वॉर पे रहेंगे, यानी कि वॉर पे हैं भी अभी भी। अगर हम देखें तो टेक्निकली वो युद्ध पे ही हैं। वो अलग बात है कि वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई सीज़ फायर एग्रीमेंट या इस तरह से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और वे दोनों युद्ध पे हैं। और उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इंपॉर्टेंट बात है। 21वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो इस टाइम पे भी उनके पास जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए थे वो नहीं है। द एग्रीमेंट डज नॉट टच ऑन द शेयर्ड लैंड बॉर्डर। अभी ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये मैरी टाइम के लिए हुआ है। इस पे जो लैंड बॉर्डर इसराइल और लेबनान के बीच में लगता है, उस पर अभी भी कोई बातचीत नहीं हुई है, जो कि डिस्प्यूटेड भी है। ज़मीन का बॉर्डर भी डिस्प्यूटेड है, उस पर बातचीत नहीं की गई है, सिर्फ मैरी टाइम वाले पे बात की गई है। बट वेयर बोथ कंट्रीज आर कमिटेड टू अ सीज फायर। दिस बॉर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू लाइन। इस बॉर्डर को हम ब्लू लाइन भी कहते हैं। एक बाउंड्री है दैट वॉज ड्रॉन अप बाय द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर इसराइल विड्रू फ्रॉम सदर्न लेबनान इन 2000।
नेक्स्ट आ रहा है भारत और भूटान के टाइज के ऊपर बात की जा रही है कि नया एरा आने जा रहा है इंडिया भूटान टाइज में एसएटी के साथ, यानी कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट्स के लिए, यानी कि लॉन्च ऑफ अ जॉइंट इंडिया भूटान सैटेलाइट। तो एक जॉइंट इंडिया और भूटान की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अमंग 9 सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय द इसरो मार्क्स अ न्यू एरा इन रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ये भूटान के जो किंग हैं जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनका ये कहना है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय से न्यूज़ आ रही है कि हिमालयन याक को फूड एनिमल का टैग मिला है और मिल्क और मीट को अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो हिमालयन याक हैज़ अर्न द फूड एनिमल टैग, कि उनको फूड एनिमल का टैग मिल गया है हिमालयन याक को एफएसएसआई की तरफ से। कैटेगराइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प चेक द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि इस वर्गीकरण से क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये जानवर रह रहे थे और इनकी पॉपुलेशन में जो गिरावट आ रही थी of the high altitude bovine by making it a part of the conventional milk and meat industry। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक जो है ये कहाँ पे बेस्ड है? ये दिरांग में बेस्ड है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है। सेंसस अगर हम देखें 2019 के सेंसस के हिसाब से, जो कि जानवरों का सेंसस होता है, एनिमल सेंसस होता है या लाइव स्टॉक सेंसस जिसको हम बोलते हैं, उनके हिसाब से 58,000 याक्स हैं भारत में। और 25% अगर हम देखें तो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन, याक की पॉपुलेशन 25% घट गई है लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के कंपेयर में। यानी कि जो पॉपुलेशन आगे बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ने के बजाय उल्टी घट गई है। ड्रास्टिक डिक्लाइन क्यों हुआ है? तो ड्रास्टिक डिक्लाइन कुड बी एट्रीब्यूटेड टू लेस रेमुनरेशन फ्रॉम दी बोविड एंड डिस्करेजिंग द यंगर जनरेशन। सब क्या हो रहा है कि इनके पालन पोषण से, पशुपालन से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो जब उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से वो एनकरेज नहीं हो पा रहे हैं कि वो इसके प्रति काम कर पाएँ, या याक पालन के प्रति, चाहे वो ये हिमाचल के अंदर हो, उत्तराखंड के जो अपर रीचेज हैं वहाँ पे हों, और चाहे ये आपको कहाँ पे मिले, चाहे आपको अरुणाचल प्रदेश में मिले, सिक्किम में मिले, तो वहाँ पे लोग जो हैं एनकरेजमेंट फील नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। और जो यंगर जनरेशन्स आ रही हैं वो इस तरफ जा ही नहीं रही हैं। द सेल ऑफ याक मिल्क एंड मीट इज़ लिमिटेड टू लोकल कंज्यूमर। सो जो सेल है इनकी वो भी लोकल कंज्यूमर्स तक लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई नेशनल मार्केट हो, पूरे भारत में इसका मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है फॉरेन रिलेशन से न्यूज़ आ रही है, फॉरेन अफेयर्स अगर हम देखें तो चाइना ने एक इंडियन ओशन फोरम बनाया है और भारत उसमें एकमात्र ऐसा देश था जो एब्सेंट था, जो इंडियन ओशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और वो उसमें नहीं था। चाइना ने कन्वीन किया है पहला चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, जिसमें 19 कंट्रीज़ को उस क्षेत्र के, इस क्षेत्र के इंडियन ओशन से लगते हुए क्षेत्र के 19 देशों को साथ में लाया गया है, जो कि सभी भारत के नेबर्स हैं। भारत उसके अंदर नहीं आया है। जो फोरम ये हेल्ड कहाँ पे हुआ? कुनमिंग में हुआ, साउथ वेस्टर्न यूनान प्रोविंस में 21 नवंबर को। ब्रॉट टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 19 कंट्रीज़। तो कौन कौन से देश थे अगर हम देखें तो इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स है, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, केनिया, मोज़म्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती, ऑस्ट्रेलिया। यानी लगभग वो सभी देश हैं जो इंडियन ओशन को टच करते हैं। सिर्फ भारत उसको टच करते हुए भी यहाँ पर नहीं आया है। इंडिया को इनवाइट तक नहीं किया गया है। इंडिया वाज नॉट इनवाइटेड। द CIDCA का मतलब हुआ चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉपरेशन एजेंसी। ये चाइना की नई डेवलपमेंट एड एजेंसी है जो काम कर रही है इन चीज़ों को बनाने के लिए, एंड इज़ करेंटली हेडेड बाय फॉर्मर वाइस फॉरेन मिनिस्टर लुओ ज़ाओहाई, जो कि पहले एनवॉय रहे हैं भारत के और पाकिस्तान के। यानी कि भारत में और पाकिस्तान में वो एम्बेसडर भी रहे हैं, राजदूत भी बन के रहे हैं, और अब वो जो हैं इसके हेड हैं। नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट जो है काम कर रही है सोसाइटी के लिए, सोशल इशू के ऊपर एक काम हो रहा है, सुसाइड्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए, सुसाइड्स को कैसे रोका जाए। सरकार उसके लिए कुछ कदम उठा रही है, तो वो कदम क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो टेकिंग इट अप एज अ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी, जो यूनियन मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसने रिलीज़ किया है भारत की पहली नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि ऐसा कौन सा पहला राज्य है भारत का जिसने सुसाइड की पॉलिसी के ऊपर काम करना शुरू किया था। कौन सा राज्य है ऐसा भारत का? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत बताइए। ओवरऑल विजन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ टू क्रिएट अ सोसाइटी। ओवरऑल विजन क्या है डॉक्यूमेंट का? वो ये है कि हम एक सोसाइटी क्रिएट करें जहाँ पे पीपल वैल्यू देयर लाइव्स एंड आर सपोर्टेड व्हेन दे आर इन नीड। इट एम्स टू रिड्यूस सुसाइड मोर्टेलिटी बाय 10%।
ये हमने पहले भी पढ़ा था कि 2030 तक हमें सुसाइड की जो प्रेवलेंस है, यानी सुसाइड के वजह से जो बच्चों की 15 से लेकर 29 साल तक के अधिकतम हमने देखे हैं महिला और पुरुष हैं जिनकी डेथ्स हो रही हैं, तो उनकी जनसंख्या में हमें 10% की कमी लानी है भारत में। तो वाई डज़ इंडिया नीड अ सुसाइड प्रिवेंशन प्लान? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हों, चाहे आईएएस ऑफिसर्स हों, चाहे एक नॉर्मल आदमी हो। यहाँ पे सुसाइड में अगर हम देख सकते हैं, सुसाइड में पैसे से मतलब नहीं है, संपत्ति से मतलब नहीं है, आपके पास कितनी संपदा है उससे भी मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है सीधे सीधे मेंटल पीस से, कि अगर जो व्यक्ति शांत है, जो व्यक्ति मेंटल उसके पास पीस है, अगर मेंटल पीस उसके पास है, शांति उसके पास है, वो खुश है, तो वो सुसाइड की तरफ नहीं जा रहा है। अगर आप खुश नहीं हैं, चाहे आपके पास कितने ही पैसे हों, कितना ही कुछ हो, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो वहाँ पे दिक्कतें आपको आएंगी ही आएंगी। तो WHO के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2018 में ग्लोबली, पूरे विश्व में 8 लाख लोग सुसाइड के द्वारा मारे गए, जिसमें से भारत के बहुत ज़्यादा लोग थे। और दीज 1/3 जो सुसाइड्स हुए वो तो यंगर पीपल में ही हुए हैं। सुसाइड सेकंड लीडिंग कॉज है मृत्यु का 15 से 29 साल तक के व्यक्तियों में, और सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ्स का फीमेल्स में, जो 15 से 19 साल की लड़कियां होती हैं। भारत में अगर हम देखें तो सुसाइड जो है नंबर 1 कॉज है डेथ का अमंग दोज एज्ड 15 एंड 29 ईयर्स, यानी कि 15 साल से लेके 29 साल तक के व्यक्तियों में अगर हम देखें, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, एक्सीडेंट से भी ज़्यादा मृत्यु सुसाइड की वजह से हो रही हैं। एक्सीडिंग डेथ्स ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि जो मातृ मृत्यु दर है, मेटरनल मोर्टेलिटी हो रही है इस टाइम पे, मान लेते हैं जब गर्भधारण के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो जा रही है, इससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ भारत के अंदर सुसाइड्स हो रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल जो है समाज के अंदर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ही ज़्यादा लोगों के अंदर जो मनोवृत्ति होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि वो इस जीवन को ख़त्म कर दें, जिससे कि ये जो जीवन के अंदर आने वाली समस्याएं हैं, दुख हैं, इनसे वो पार आ जाए। लेकिन सुसाइड करना अपने आप में एक साहस भरा कार्य नहीं है कि हम इन समस्याओं से जूझने के बजाय हम क्या करें, अपनी जीवन को ख़त्म कर दें। जीवन ख़त्म करना या स्ट्रेस के समय पे सुसाइड कर लेना, ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ समस्याओं से बाहर निकल के आने का। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टू ग्लोबल सुसाइड्स इंक्रीज फ्रॉम 25% इन 1990 टू 36% इन 2016। महिलाओं में अगर हम देखें तो ग्लोबल सुसाइड्स जो हैं वो 25% से बढ़कर 36% हो गया है 2016 में, 1990 से के मुकाबले देखें। और पुरुषों में अगर देखें तो 18% से बढ़कर 24% हो गया। यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि महिलाएं जो हैं उनके अंदर ज़्यादा मनोवृत्ति आ रही है कि वो सुसाइड कर लें। यानी कि समाज कहाँ पीछे रह रहा है, यानी कि जो भारतीय सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें, भारतीय समाज की बात करें, तो हम किस पायदान पे पीछे हैं, ये पूछने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ है कि हम कहाँ पीछे हैं, कि जो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो इस चीज़ पे उतारू हो रही हैं कि उनको जीवन में इतनी खुशियाँ नहीं मिल पा रही, कि जिसके वजह से वो अब सुसाइड करने जा रही हैं। मोर देन 1 लाख लाइव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर टू सुसाइड इन इंडिया। 1 लाख लोग तो सिर्फ सुसाइड से ही अपनी जान दे देते हैं। पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो सुसाइड रेट बढ़ा है। पहले 1 लाख लोगों पे 10.2 लोग सुसाइड करते थे, अब 11.3 करने लगे हैं, यानी पूरा एक व्यक्ति तो बढ़ ही गया है। अमंग द मिनिस्ट्रीज दैट आर टू बी इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी, अब देखिए कई सारी मिनिस्ट्रीज़ को जॉइंटली बात कही गई है, उनके साथ प्रोग्राम बनाया गया है कुछ इस प्रकार से, जिससे कि जो सुसाइड है वो कम से कम हो सके या सुसाइड को हम रोक सकें। तो जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, होम अफेयर्स है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, सोशल जस्टिस है, सशक्तिकरण वाली मिनिस्ट्री एम्पावरमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, महिला और चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है, यानी कि महिला और शिशु बाल कल्याण वाली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यूथ अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है। यानी कि कुछ भी इस तरह से हम करें जिस तरह की जो पर्सन है वो पढ़ा लिखा हो, पढ़ लिख जाए, उसके बाद वो खेल में रहे, उसको रोज़गार मिल जाए। जैसे जैसे आपकी जो जीवन की समस्याएं हैं वो कम होती चली जाएंगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता चला जाएगा, जो सुसाइड्स के ख्याल आने हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर आदमी को जीने की इच्छा होगी। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, यानी कि जो निमहंस है, उसको भी इसके अंदर लगाया गया है, क्योंकि उसका काम मेंटल हेल्थ को जोर देना है, मेंटल हेल्थ पे। तो अगर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आप खुश रहेंगे, तो ऐसे ख्याल, सुसाइड के ख्याल किसी के भी जीवन में नहीं आएंगे।
नेक्स्ट आता है इजिप्शियन प्रेसिडेंट जो सीसी हैं यानी कि अब्दुल फतेह अल सीसी, उनको चीफ गेस्ट के रूप में नियुक्त किया जा रहा है या चीफ गेस्ट के रूप में उनको आमंत्रित किया जा रहा है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पे। हम भारत का बहुत लंबे समय से रिकॉर्ड रहा है कि हम 26 जनवरी को हर साल जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें हम किसी न किसी फॉरेन गेस्ट को भारत में इनवाइट करते हैं। तो अलग अलग सालों में अलग अलग लोगों को बुलाया गया है। 2023 के अगर हम चीफ गेस्ट की बात करें तो वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं अब्देल फतेह अल सीसी। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आए हैं। जैसे 2016 में फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे फ्रैंकोइस होलांदे। 2017 में आए थे यूएई की क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। फिर 2018 में 10 जो आसियान देश हैं उनके हेड्स आए थे। 2019 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा आए थे। 2020 में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो आए थे। फिर 2021 में और 2022 में नहीं आए हैं। 2023 में अब इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी आ रहे हैं। तो इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन जनवरी 2023 में वो चीफ गेस्ट होंगे। इजिप्ट और जो भारत है वो फाउंडिंग मेंबर रहा भी है फॉर द नॉन अलाइनमेंट। तो 1950s में जो नॉन लाइन मूवमेंट था कि भारत में से जवाहरलाल नेहरू थे और इजिप्ट से उनके प्रेसिडेंट थे नासिर, तो उनके तरफ से जो नॉन लाइन मूवमेंट था इसको स्टार्ट किया गया था। और 3 देश और थे, तो 5 देशों ने मिलके जो ये 5 उस टाइम पे लीडर्स थे, उन लीडर्स ने मिलकर, अगर हम बेसिकली कहें देश तो ना कह के लीडर्स की बेसिकली हम बात करें कि 5 लीडर्स ने मिलके नॉन लाइन मूवमेंट स्टार्ट किया था। मिस्टर सीसी अटेंडेड द इंडिया अफ्रीका फोरम समिट अलॉन्ग विद अदर हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 29 इन 2015 में उन्होंने एक मीटिंग भी अटेंड की थी इंडिया अफ्रीका फोरम की। 2 countries are reinventing a trusted bilateral relationship through newer initiatives such as green energy। अगर हम जुलाई में देखें इस साल, तो इजिप्ट ने साइन किया है एक MOU विद इंडियाज रिन्यू पावर फॉर $8 billion टू बिल्ड अ क्लीन हाइड्रोजन फैसिलिटी इन द स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन। इंडियन एंटिटी जिसको अबू धाबी की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, गोल्डमैन सैश है, उसने उसको बैक भी किया है। ये उम्मीद की जा रही है कि हम 2,20,000 टन का जो क्लीन फ्यूल है उसको इजिप्ट की जो फैसिलिटी हमें मिली है, क्लीन हाइड्रोजन फैसिलिटी स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन में, तो वहाँ से हम उसको पैदा भी कर सकते हैं एनर्जी को। इजिप्ट जो है अलॉन्ग विद बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, ये गेस्ट कंट्री जो इन्वाइट किए गए हैं जो अगले साल G20 समिट जो भारत हेल्ड करने जा रहा है, तो उसमें इजिप्ट को भी बुलाया गया है, इजिप्ट को भी इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS3 से, साइंस एंड टेक से न्यूज़ है कि PSLV C54 ने सक्सेसफुली प्लेस किया है 9 सैटेलाइट्स को मल्टीपल ऑर्बिट्स में। इन 9 में से अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा कि इंडिया और भूटान की जो फ्रेंडशिप सैटेलाइट है उसको भी भेजा गया है। तो सैटेलाइट्स कितनी निकाली गई हैं? 9 सैटेलाइट्स गई हैं। 56वीं फ्लाइट है PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्राइमरी पेलोड क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS, ओशन सेट इसको कहा जा रहा है। 1117 किलो की ये सैटेलाइट है। EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज एनविसाज्ड, यानी इसकी परिकल्पना कुछ इस प्रकार से की गई है, टू ऑब्जर्व ओशन कलर डेटा, यानी कि ओशन का क्या कलर है उसका डेटा लेना है आपको। समुद्र के सरफेस के जो टेम्परेचर्स हैं वो लेने हैं आपको। विंड वेक्टर डेटा लेना है जिससे कि हम ओशनोग्राफी में जिसका इस्तेमाल करते हैं, क्लाइमेट और मीटरोलॉजिकल एप्लीकेशंस में जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए इस सैटेलाइट को भेजा गया है, इसीलिए सैटेलाइट का नाम ओशन सेट रखा गया है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फिशिंग जोन्स अमंग अदर यूजेस, यानी कि जो पोटेंशियल जो फिशिंग जोन्स हैं तो उसका पता लगाने के लिए भी कहाँ कहाँ से मछली उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको पता लगाने के लिए भी इसको भेजा गया है। पैसेंजर सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो INS-2 भी अपने आप में एक इंडिया भूटान सैटेलाइट थी जो उसके साथ भेजी गई हैं। आनंद भेजा गया है पिक्सल इंडिया लिमिटेड से, ये एक कमर्शियल सैटेलाइट भेजी गई है। फिर थाईबोल्ट और 2 और ध्रुवा स्पेस लिमिटेड करके सैटेलाइट्स हैं वो भेजी गई है। एक एस्ट्रोकास्ट हैं, फिर ये भी भेजी गई हैं। तो फर्स्ट में देखें तो इन अ फर्स्ट साइंटिस्ट यूज्ड 2 ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स इन द रॉकेट टू चेंज ऑर्बिट्स। अब इसमें ऐसा किया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग सैटेलाइट्स को 2 अलग अलग ऑर्बिट्स में छोड़ा गया है कि पहले एक ऑर्बिट में कुछ सैटेलाइट्स छोड़ी, उसके बाद जो रॉकेट था उसने वापस थ्रस्टर यूज़ करा, वापस बूस्टर यूज़ करा और फिर वो ऊपर गया और वहाँ पे दूसरी जगह पे सैटेलाइट्स उसने लॉन्च की। तो आप मान सकते हैं कि ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल फीट है जो भारतीय
जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है यानी कि जो इसरो है उसने हासिल की है। आफ्टर प्लेसिंग द EOS-06 एट 732 किलोमीटर, पैसेंजर सैटेलाइट्स को सिक्वेंशली भेजा गया है 528 किलोमीटर पे। तो इसरो ने सक्सेसफुली प्लेस कर दी है 9 सैटेलाइट्स, जिसमें से कि EOS जो थी वो मेन सैटेलाइट थी। 8 नैनो सैटेलाइट्स थी, जिसमें कि इसरो की नैनो सैटेलाइट 2 हैं भूटान के लिए, फिर आनंद एस्ट्रोसैट है 4 सैटेलाइट्स, और 2 थाईबोल्ट सैटेलाइट्स हैं। तो ऐसे करके छोटी छोटी सैटेलाइट्स और भी हैं। EOS-06 जो है ये अपने आप में एक ओशन सेट सीरीज़ की तीसरी जनरेशन की सैटेलाइट है। ये PSLV की 56वीं फ्लाइट थी और 24वीं फ्लाइट थी PSLV एक्सेल वर्जन की। नेक्स्ट आता है, साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है नई स्पीशीज़ को ब्लैक कोरल्स की नियर ऑस्ट्रेलिया। देखिए, अभी तक जो हमें कोरल्स मिले हैं वो रंग बिरंगे कोरल्स मिलते थे शैलो वाटर में, जहाँ पे थोड़ा सा धूप भी आए, टेम्परेचर भी वहाँ पे लगातार नॉर्मली बना रहे, 28 डिग्री 29 डिग्री का टेम्परेचर बना रहे, वहाँ पर हमको रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर कोरल्स देखने के लिए मिलते थे। प्रवाल भित्ति इसको हिंदी में कहा जाता है। अब यहाँ पर ब्लैक कोरल्स भी डिस्कवर किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो कि अपने आप में एक नई चीज़ है। तो यूजिंग अ रिमोट कंट्रोल्ड सबमरीन, रिसर्चर्स जो हैं स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन से, उन्होंने डिस्कवर करी है 5 नई प्रजातियां ब्लैक कोरल्स की, जो कि 760 मीटर गहराई पे रह रही हैं बिलो द सरफेस इन द ग्रेट बैरियर रीफ एंड कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ब्लैक कोरल्स जो हैं ये आपको शैलो वाटर्स में भी मिल जाएंगे और काफ़ी गहराई में भी मिल जाएंगे। ये आपको 26,000 फीट यानी कि 8,000 मीटर की गहराई पे भी आपको कोरल्स देखने के मिल जाएंगे, जो कि वहाँ पर बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। और कुछ कोरल्स तो ऐसे हैं जो पिछले 4,000 सालों से रह रहे हैं। मैनी ऑफ दीज कोरल्स आर ब्रांच्ड एंड लुक लाइक फेदर्स, फेदर्स की तरह, पंखों की तरह, बशिस की तरह दिखते हैं ये। अदर्स आर स्ट्रेट लाइक अ वेब। अनलाइक देयर कलरफुल शैलो वाटर कजन्स, दे रिलाई ऑन द सन एंड फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी। अब देखिए, जो ऊपर रहते हैं यानी कि जो कोरल्स हमें नॉर्मली दिखते हैं वो तो रंग बिरंगे कोरल्स होते हैं, तो वहाँ पर जो है वे तो शैलो वाटर में रहते हैं यानी कि बहुत ही उथले पानी में रहते हैं। ये जो ब्लैक कोरल्स हैं ये थोड़े गहरे पानी में रह रहे हैं। ब्लैक कोरल्स आर फिल्टर फीडर यानी कि फिल्टर करते हैं पानी के अंदर का चीज़ें को, और ईट टाइनी जू प्लैंकटन दैट आर अबंडेंट इन डीप वाटर्स। पिछले टाइम पे अगर हम देखें, पास्ट में देखें, तो कोरल्स फ्रॉम द डीप पार्ट्स ऑफ दिस रीजन वर कलेक्टेड यूजिंग ड्रेजिंग एंड ट्रॉलिंग मेथड्स दैट वुड ऑफन डिस्ट्रॉय द कोरल्स। अभी देखिए, ड्रेजिंग और ट्रॉलिंग बहुत दोनों चीज़ें खतरनाक चीज़ें हैं। अब देखिए, ड्रेजिंग ट्रॉलिंग का क्या मतलब है कि मान लेते हैं शिप जा रहा है और शिप ने नीचे कोई अपना एंकर छोड़ दिया है, तो उसके वजह से क्या होगा कि वो नीचे समुद्र के तल को खोदता हुआ चलेगा, जिससे कि वहाँ से चीज़ें उसे मिल सकें। मान लेते हैं अगर वो मछली पकड़ रहा है तो मछली पकड़ सके नीचे से, यानी कि समुद्र की बिल्कुल तल से वो चीज़ों को लेके आ पाए। इसकी वजह से क्या होगा कि कोरल्स जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि दार्जिलिंग चाय को सेव करना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, दार्जिलिंग चाय अगर हम देखें, दार्जिलिंग टी देखें, तो भारत में दार्जिलिंग टी पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसको 2004 के आसपास GI टैग मिलना था। यानी कि भारत में सबसे पहले GI टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था 2004 में। उसके बाद से कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं भारत में जिनको अलग अलग राज्यों ने GI टैग के लिए अप्लाई किया है, GI टैग मिला भी है। बात ये आती है कि दार्जिलिंग चाय अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चाय है जो ज़्यादातर लगभग एक्सपोर्ट होती है और उससे हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर दार्जिलिंग चाय की जो प्रेजेंस है, दार्जिलिंग चाय का जो चार्म है, अगर वो कम हो जाएगा, तो हमें जो हमारे जितने भी लोग हैं, किसान हैं, टी फार्मर्स हैं, टी ग्रोवर्स हैं, प्लांटर्स हैं, जो कि बेस्ड थे यानी कि जिनकी इकनॉमी सिर्फ इसी चीज़ पे बेस्ड थी, उनकी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा। तो दार्जिलिंग टी, जिसको शैम्पेन ऑफ टीज़ भी कहा जाता है, ये पहला भारतीय प्रोडक्ट था जिसको GI टैग मिला था 2004 में, क्योंकि इसकी अलग ही एक खुशबू आती है, इसमें अलग ही एक फ्लेवर है। 87 गार्डन्स हैं दार्जिलिंग के, जिसके अंदर 55,000 लोग काम करते हैं और हर साल लगभग 7 मिलियन यानी कि 70 लाख किलो जो चाय है ये बनाते हैं लगभग, जिसमें से सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है, इंडस्ट्री ने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि आप इंडिया रेयर अर्थ मिशन बनाइए, जिससे कि हमें चाइना पे जो हमारा रिलायंस था, कि हम चाइना पे जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, उसके लिए हम उन पे चाइना पे डिपेंडेंट ना हो और भारत में ही रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाएँ हमें। टू काउंटर इंडियाज़ रिलायंस ऑन चाइना फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स, इंडस्ट्री ने ये अर्ज किया है सरकार से कि आप प्राइवेट सेक्टर माइनिंग को इनकरेज करें। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र को आप एक साहस दें कि भाई आप लोग
माइनिंग कीजिए, ऐसा ना हो कि हमें चाइना से चीज़ें मंगवानी पड़ रही हैं या किसी दूसरे देश से मंगवानी पड़ रही हैं। इन द सेक्टर एंड डाइवर्सिफाई सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर दीज स्ट्रेटजिक रॉ मटेरियल्स, और यानी कि जो प्रोत्साहित करें और रणनीतिक जो कच्चे माल के लिए आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने को भी कहा गया है। इंडिया हैज़ 6% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ रिजर्व, यानी कि भारत के पास अगर हम देखें तो दुनिया के दुर्लभ पृथ्वी भंडारों में से 6% हिस्सा जो है भारत के पास है। उसमें से अगर हम देखें तो वो भारत सिर्फ 1% ग्लोबल आउटपुट बना रहा है। इट ओनली प्रोड्यूसेस 1% ऑफ ग्लोबल आउटपुट, और ज़्यादातर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो चाइना से पूरी हो पा रही है। 2018-19 में देखें तो 92% रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं हमने इंपोर्ट करे हैं वैल्यू के लिए। वैल्यू के द्वारा का मतलब हुआ कि पैसे देकर अगर हम देखें, और क्वांटिटी में देखें तो चाइना से 97% क्वांटिटी चाइना से ही आई है। अगर आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं भारत थोड़ा बहुत जो भी बना रहा है, उसके अलावा बाकी 97% हम चाइना से ले रहे हैं, यानी लगभग सारा ही हम चाइना से ले रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। तो भारतीय कर क्या रहे हैं यहाँ पे? जब हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं तो हम उनको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्यों हम चाइना पे जा रहे हैं? एक तो इससे दो नुकसान है, एक तो हम समझ सकते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि हमारी डिपेंडेंस उनके ऊपर बढ़ रही है। कंट्री को भी लगता है कि जब ये इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ से चाइना भी सोचेगा, या चाइना की भी जो वहाँ पे पूरी पॉलिटिकल सेटअप है उसको भी पता है कि भारतीय इकनॉमी है वो बहुत ज़्यादा हम पे डिपेंडेंट है, तो वो हमारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज की बात तो है ही कि जब आप वहाँ से कुछ चीज़ लेंगे तो आप डॉलर्स में डील करेंगे, और फॉरेक्स हमारा जो है, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हम किसी दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, वो सारा फॉरेक्स हमारा कहाँ चला जाएगा? चाइना चला जाएगा, जो कि उन्हीं पैसों से लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में कहीं कहीं जगहों पे हमले करवाएगा सैनिकों के द्वारा, और भारत के जो जवान हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक पूरे मंथ लॉन्ग प्लान चलाया था, एक ड्राइव चलाई थी जिसका नाम था ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, जिसके तहत पैसेंजर्स की सिक्योरिटी की बात थी। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंडियन रेलवेज़ में जो रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप है उसने इसको चलाया था। 2015 से अगर हम देखें तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। इससे पहले इसको लॉ डे के रूप में, कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के जो G20 शेरपा हैं उनका नाम है अमिताभ कांत, और G20 के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। फिर नींद के ऊपर बात आ रही है कि हमारी स्लीप के, जैसे हम लोग जब सोते हैं तो उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। एक को तो हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरे को बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। अब रैपिड आई मूवमेंट की जो स्लीप है ये 20% रहती है, और इसी में हमें सपना भी आता है। तो रैपिड आई मूवमेंट के अंदर हमें सपना आता है, और ये नींद 20% होती है, क्योंकि सपना आपको थोड़ी देर के लिए आता है। बाकी नींद तो आपकी ऐसी होती है जिसमें आपको सपना नहीं आता है, और जो ऐसी नींद है जिसमें आपको सपना नहीं आता है, जो बहुत सुकून वाली नींद होती है, वो 80% होती है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा भी होनी चाहिए। एंड इज़ नोन टू इम्प्रूव कंसोलिडेशन एंड टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रेंथनिंग मेमोरीज एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। तो जो आपकी मेमोरी है उसको बढ़ावा देने के लिए जो अच्छी नींद है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग जो हैं नींद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। तो उत्तराखंड ने मैकिन्सी कंपनी को हायर किया है, जिससे कि वो अपने GDP के टारगेट को रीच कर सके। तो उत्तराखंड हैज़ हायर्ड मैकिन्सी, जो कि अपना में एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, जिससे कि हम हिमालयन स्टेट यानी कि उत्तराखंड जो है वो अपना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको अगले 5 सालों में डबल करना चाह रहा है। ये उसका टारगेट है। स्टेट का टारगेट है कि हम डबलिंग कर दें GSDP की। 2.73 लाख करोड़ अभी उत्तराखंड की GSDP है, इसे हम 2.73 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ करने जा रहे हैं, और जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है उसको हम 15% तक बढ़ाना चाह रहे हैं अगले 5 सालों में। गवर्नमेंट ने 2 साल का एग्रीमेंट साइन किया है अंडर द सशक्त, यानी कि सशक्त उत्तराखंड मिशन, यानी कि उत्तराखंड में एम्पावरमेंट आना चाहिए, उसके ऊपर एक मिशन चलाया जा रहा है। कंपनी काम करेगी किस किस क्षेत्र में? खेती के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, अर्बन एरियाज़ के क्षेत्र में, चाहे उसमें ब्राउनफील्ड सिटी हो या ग्रीनफील्ड सिटी हो, सर्विस सेक्टर में, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, टू एक्सेलरेट द इनकम ऑफ द पीपल एंड ऑफ द स्टेट। तो गाइज़ ये थे करंट अफेयर्स आज के। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।